हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था चुनाव सुधार से संबंधित बातें की थी हम लोग। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, चुनाव प्रक्रिया से ही, जिसका नाम है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आप सब पार्टियों को देखते हैं, कोई भी चुनाव होता है तो कई सारी पार्टियां उसमें प्रतिभाग करती हैं, उसके उम्मीदवार होते हैं, जो विजेता होता है उसकी सरकार बनती है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए क्या होता है कि कोई भी पार्टी है, अगर उसे चुनाव में आना है, अगर उसे इलेक्शन लड़ना है या फिर उम्मीदवार अपने लाने हैं, तो उसमें चार तरह की पार्टियां होती हैं। सबसे पहली हमारी पार्टी होती है उदारवादी, उसके बाद होती है हमारी रूढ़िवादी, फिर होती है सुधारवादी और फिर एक पार्टी होती है हमारी प्रतिक्रियावादी। तो चार तरह की पार्टियां होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पार्टी की डिफिनेशन देखेंगे किसी भी राजनीतिक दल की। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं, विश्व में कितने प्रकार की आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये कार्य कैसे करती हैं, सारी प्रक्रिया इनकी हम लोग देखेंगे। और भारत के लोकतंत्र में इस समय वर्तमान में कुल कितनी पार्टियां हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, कितनी पार्टियां हैं जो आपकी पंजीकृत पार्टियां हैं, सारी हम लोग एक एक करके देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो राजनीतिक दल वर्ड है इसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए कई सारे व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था अथवा संगठन, काफी सारे व्यक्तियों की एक ऐसी हम लोग बोल सकते हैं पार्टी या फिर उसे संगठन बोल सकते हैं, ऐसा संगठन जिनका दृष्टिकोण समान हो, जिनका दृष्टिकोण समान हो और संविधान को ध्यान में रखकर, कोई भी ऐसा संगठन जिसका दृष्टिकोण एक समान हो और संविधान को ध्यान में रखकर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए या फिर प्रगति करने के लिए देश में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में आती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल। फिर से समझेंगे, मैं बुक की लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, ऐसी चीजें बोल रहा हूं जो आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाए। जैसे कोई भी एक ऐच्छिक संगठन जिसका दृष्टिकोण समान हो और वह संविधान को ध्यान में रखकर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है, वह हमारा राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक, डिफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिक्रियावादी पार्टी। प्रतिक्रियावादी पार्टी का मतलब यह है कि जो पुराने तौर तरीके थे पार्टी के, उसे ही वह फॉलो करता है, प्रतिक्रियावादी दल। प्रतिक्रियावादी दल के बाद बात करेंगे हम लोग रूढ़िवादी। रूढ़िवादी दल का मतलब यह है कि यथास्थिति को फॉलो करेगा, मतलब कि जो स्थिति बनी हुई है वही सही है, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तीसरी पार्टी हमारी है उदारवादी। उदारवादी का मतलब यह है कि जो संस्थाएं हैं उनमें सुधार करना, जो कार्य चल रहा है पार्टी की, जो संस्था का कार्य चल रहा है उसमें कुछ सुधार करना। ठीक, तीन हो गई हमारी। उसके बाद बात करते हैं सुधारवादी। सुधारवादी का मतलब है कि जो व्यवस्था फॉलो हो रही है उसे हटाकर नई व्यवस्था लाना। इस तरह से हमारे आज के लोकतंत्र में कुल चार पार्टियां हैं भारत में। बात करेंगे विश्व में, तो विश्व में हम लोग देखते हैं तीन प्रकार की पार्टियां होती हैं। कौन सी? एक होती है एक दल, मतलब उसमें केवल एक ही दल होगा, एक ही पार्टी की क्या होगी, पूरी तरह से वही कार्यभार करेगा। सेकंड होती है दो दल व्यवस्था, मतलब उसमें एक दल के साथ दूसरा दल क्या करेगा, जुड़ के चलेगा। ठीक, उसके बाद बात आती है बहुदलीय। बहुदलीय का मतलब है कि जो महागठबंधन या गठबंधन होता है उसके तहत जो पार्टी बनती है, सबके मेंबर उसमें होते हैं, तो उसे कहते हैं महादल। सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे भारत में इसमें पार्टियां कार्यरत हैं कितनी ऐसी हैं जो केंद्रीय पार्टियां हैं और किस सन में उन्हें बनाया गया। यहां से क्वेश्चन बनता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी डिफिनेशन पार्टी की, तो वो क्या है, ऐसा शैक्षिक संगठन
जिसका दृष्टिकोण, जो चीज बोला हूं वही लिखूंगा, जिसका दृष्टिकोण समान हो, संविधान को ध्यान में रखकर, संविधान को ध्यान में रखकर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर या विकास की ओर, राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहे वह राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे डेफिनेशन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। एकदम सिंपल सेंटेंस में मैं बताने की कोशिश किया हूं आप लोगों को। आइए बात करेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में दल के प्रकार, मैंने आप लोगों से बताया ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी दल। प्रतिक्रियावादी दल हमने बात क्या की थी कि ये पुराने तौर तरीकों को फॉलो करते हैं, जो पहले से ही पार्टियों का तरीका था वही फॉलो करते हैं। पुराने तरीके से कार्य करना। सेकेंड आता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जिसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं, रूढ़िवादी दल। इनका क्या आशय है? ये यथास्थिति में विश्वास रखते हैं, मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है ये उसी पर बिलीव करेंगे, वही सारी चीजें फॉलो करेंगे। यथास्थिति में विश्वास, यथास्थिति में विश्वास। थर्ड पे हमारा आता है उदारवादी। उदारवादी दल। उदारवादी दल का मतलब क्या है? विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना। ऐसा दल जिसका लक्ष्य विद्यमान संस्था में सुधार करना हो, प्रेजेंट में जो संस्था चल रही है, हमारी जो पार्टी चल रही है, इसमें कुछ चेंजेस करना या सुधार करना क्या है, इसका लक्ष्य होता है। तो वह कौन सी पार्टी होगी? उदारवादी दल। विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना। ठीक। फोर्थ पे आता है हमारा सुधारवादी। देखिए, ये कंफ्यूजन दूर कर दो। विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना उदारवादी दल का परिचय है। और जो सुधारवादी दल है, यह क्या है कि जो विद्यमान संस्था चल रही है उसमें नया पैटर्न लाना, उसे पूरी तरह से चेंज कर देना। ठीक। इस पर आप लोग मत जाइएगा कि इसमें सुधार कर रहा है तो ये सुधारवादी है। नहीं, ये सुधार कर रहा है लेकिन उदारवादी प्रकृति से कर रहा है। उदार प्रकृति के तहत यह सुधार कर रहा है। उदारवादी प्रकृति आप लोग जानते हैं, उसमें कोमलता, सहनशीलता आती है। जैसे जब 1900 आप लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत में एक तरह से क्या आया था, क्राइसिस आया था, किसका? इकोनॉमिक्स का। तो उस समय भारत ने उदारवादी नीति अपनाई थी। जिस टाइम मैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट शुरू करूंगा तो उसमें सारी चीजें एक एक करके आप लोगों की क्लियर करूंगा। उदारवादी का मतलब है कि भारत के तहत यह किया गया था
कि जो हमारा टैक्स लगता था उस टैक्स को बहुत कम कर दिया गया था, जो आयात वाला इसका टैक्स था उसे कम कर दिया गया। तो ये क्या किया गया था जिससे कि भारत में व्यापार बढ़ सके, बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर सके। इसके लिए भारत ने उदारवादी नीति अपनाई थी। सब चीजों पर हम लोग डीपली बात करेंगे, इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए बस, ठीक है। यहाँ जितना बताना जरूरी था मैंने बता दिया, जिससे कि ये चीज आपकी समझ में आ जाए। मतलब पार्टी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उदारवादी नीति अपनाई जाएगी, मतलब सारी चीजें इजी की जाएंगी, तो वो एक तरह से सुधार कहलाता है। बात करते हैं सुधारवादी दल की। इसमें होता है विद्यमान व्यवस्था हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना, नई व्यवस्था स्थापित करना। मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ना पूछे, जहां से क्वेश्चन बनता है वही पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। बात करेंगे कि विश्व में कितने प्रकार की पार्टियां हैं, ठीक। अभी हमने बात की थी आपसे, आइए देखते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये चैप्टर आप लोगों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप लोग एक भारत के नागरिक होने के नाते आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। आप वोटर हो, आप मतदाता हो, आपको पूरा अधिकार है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सही तरीके से आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं भी रहोगे, कोई भी कार्य करोगे, अगर कोई भी पार्टी कैसी भी है उससे आप डायरेक्ट बात कर पाओगे, वरना क्या होगा कुपमंडुकता की स्थिति आ जाती है। नॉलेज आप लोगों को जितना मिले उतना गेन करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। सफलता का मूल मंत्र यही है, कहीं से भी नॉलेज मिले आप लोग उसे अडॉप्ट करते रहिए। आइए बात करते हैं कि विश्व में दलों के प्रकार, इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग उसे लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक दल, 2 दल या फिर बहुदल। छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि विश्व में कुल कितने प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो वो 3 प्रकार की होती है। एक दलीय पार्टी, 2 दलीय पार्टी अथवा बहुदलीय पार्टी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि जो मान्यता प्राप्त दल होता है और जो पंजीकृत दल होता है उसमें प्रचारक कितने रख सकते हैं। जैसे आप सब देखते होंगे, आप लोग बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी में क्या हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा इसने स्टार प्रचारक रखे थे। किस लिए, मतलब जो हमारे अभिनेता वर्ग के होते हैं। देखिए स्टार प्रचारक का मतलब यह है कि आप चाहे अभिनेता को लाइए, किसी को भी लाइए, लेकिन जो संख्या निर्धारित की गई है स्टार प्रचारक की उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो जो हमारी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उन्हें सबसे पहले एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। उन्हें नामांकन करवाने के लिए एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। हम लोग कल भी बात किए थे इस पे। बात करते हैं स्टार प्रचारक की, तो जो हमारी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं वो चुनाव के दौरान 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। 40 मतलब केवल 40 स्टार प्रचारक उसके प्रचार कर सकते हैं, बाकी जो उसके सदस्य होते हैं वो प्रचार कर सकते हैं। लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में आप सब देखते होंगे, जब दिल्ली में चुनाव था तो यहाँ योगी आदित्यनाथ भी आए थे बीजेपी की तरफ से, तो वो स्टार प्रचारक की श्रेणी में थे। तो इस तरह से होता है कि जो आपका उभरता हुआ चेहरा होता है या जो बहुत नामी चेहरा होता है उसे स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिससे कि वोटिंग की जो होती है इफेक्ट उन पर पड़े, वोट मिले, सरकार बने, ठीक। तो इसलिए स्टार प्रचारक का पद इसमें सृजित किया गया है। और जो हमारी पंजीकृत पार्टियां हैं, पंजीकृत पार्टियों के तहत यह होता है कि वो सिर्फ 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं बस। मान्यता प्राप्त पार्टियां 40 स्टार प्रचारक और पंजीकृत पार्टियां केवल 20 स्टार प्रचारक रख सकती हैं, ठीक। ये अंतर है इसमें। अब यही बात कर लेता हूं कि मान्यता प्राप्त पार्टियां कौन सी होती हैं और आपकी राजनीतिक जो दूसरी पार्टी मैंने अभी बात की पंजीकृत पार्टी कौन सी होती है। मान्यता प्राप्त, देखिए जो निर्वाचन आयोग होता है वह मान्यता प्रदान करता है, ठीक। मान्यता वह देता है कि हम आपकी मान्यता प्राप्त पार्टी हो गई या पंजीकृत पार्टी है, तो उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। उसे अगर वह पूरी तरह से फॉलो कर रहा है तो उसे मान्यता प्राप्त की श्रेणी में रख दिया जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊंगा। मान्यता प्राप्त वो है जिसे निर्वाचन आयोग से मान्यता
प्राप्त हो चुकी है वह सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। और जो पंजीकृत पार्टी है, पंजीकृत पार्टी का मतलब यह है कि इसका नामकरण किया गया है लेकिन जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उससे यह फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह केवल पंजीकृत पार्टी है कि वहां के रजिस्टर में इसका नाम पंजीकृत है, नाम केवल पंजीकृत है लेकिन अभी मान्यता नहीं प्राप्त किया है। आगे अभी वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे और वो मदे भी देखेंगे, शर्तें देखेंगे जिसकी वजह से कोई भी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी बन सकती है अथवा नहीं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मान्यता प्राप्त दल, इसके लिए एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, एक प्रस्तावक तथा 40 स्टार प्रचारक, इसमें अभिनेता भी हो सकते हैं, ये लिखना जरूरी है, अभिनेता भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी पंजीकृत पार्टी है, पंजीकृत पार्टी के लिए 10 प्रस्तावक तथा 20 स्टार प्रचारक रखने की छूट दी गई है, ठीक, और इसमें भी अभिनेता आ सकते हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें, जो अभी हम लोगों ने बात की थी, तो इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं, चीजें सही से देखता हूं। ये कैसे होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो चुनाव होता है उसके तहत क्या होता है, आम चुनाव में 4 राज्य अथवा 4 से अधिक राज्यों में सीटें मिलना या फिर 6% कुल वैध मत पाना। बात करूंगा मैं, इसे आप लोग नोट डाउन करिए, मैं रफ करता हूं। आइए, क्या है राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए शर्तें। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता की शर्तें बात करेंगे। पहली शर्त कौन सी है, लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में वैध मत का 6% अगर मिलता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। ये क्या है, एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में भी 4 सीटें लाना अनिवार्य है। लोकसभा में कम से कम 4 सीटें लाना अनिवार्य है, कम से कम 4 राज्यों में अथवा 4 राज्यों से अधिक राज्यों में वहां के कुल वैध मत का आपको 6% मतदान भी प्राप्त करना है और लोकसभा में 4 सीटें भी कम से कम लाना पड़ेगा, तब आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए अभी और शर्तें हैं, हम लोग देखेंगे। एक बात आती है कि लोकसभा में 2% स्थान जीतता हो या फिर वे सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से बिलोंग करते हो। लोकसभा में 2% मत जीतता है, राज्यसभा के लिए बात हो, जो राज्यसभा में चुनाव होता है उसके लिए यह बात होती है कि जो लोग वोटिंग करके राज्यसभा में मेंबर भेजते हैं, आप लोग लोकसभा और राज्यसभा का चैप्टर जब देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो 2% मत लोकसभा का पाना अनिवार्य है और जो आपके मेंबर होंगे वो कम से कम 3 स्टेट से आने चाहिए, तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। चीजें हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में लोकसभा विधानसभा के आम चुनावों में क्या होना चाहिए, 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मत का 6% क्या होना चाहिए, कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त करना चाहिए, 6% मत प्राप्त हो। अब इसी का हम लोग सब पॉइंट लिखेंगे, ठीक। साथ ही किसी राज्य या राज्यों में से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता हो, साथ ही किसी एक राज्य अर्थात किसी राज्य
अथवा राज्यों में, क्या किसी राज्य अथवा राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें, राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक, सेकंड पे बात करते हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं। सेकंड है लोकसभा में 2% स्थान जीतता हो। लोकसभा में 2% स्थान जीतता हो तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाएं, तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाएं, राज्यों से चुने जाएं। मतलब लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 2% स्थान अगर पार्टी लाती है और उस 2% में जितने मेंबर आ रहे हैं वे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हों तो उसे मान्यता मिलेगी राष्ट्रीय दल की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट, जो तीसरी कंडीशन है राष्ट्रीय दल बनने के लिए, वह है कम से कम 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, कितना इजी है याद करना। लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा 4 राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता हो। साथ ही वह क्या करे, किसी राज्य से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो। पहला कंडीशन। सेकंड में आता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में कुल 2% स्थान जीतता हो और वे सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात आती है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता उसे प्राप्त हो। अब बात आती है माइंड में कि राज्य स्तरीय दल कौन से होते हैं। परेशान मत होइए, अब उसी पर बात करूंगा, इसे नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक है, राष्ट्रीय दल बनने के लिए यह मान्यता दी गई है। अगर इतने रूल आप फॉलो करते हो तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा निर्वाचन आयोग के तहत दे दिया जाएगा। आइए अब बात करेंगे हम लोग राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूं। कौन से? राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें अथवा दशाएं अथवा मुद्दे। ये आपको 3 सेंटेंस कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक, इसलिए मैंने तीनों लिखने की कोशिश की। आइए बात करेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है उसे हम लोग देखेंगे कि राज्य विधानसभा के आम चुनाव में वैध मत का 6% और संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त करता हो। ठीक, वहां क्या था, संबंधित राज्य में 4 स्थान, यहां संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त करता हो और राज्य विधानसभा के चुनाव में क्या करता हो, ये 6% वैध मतों का कम से कम पाता हो। ठीक, आइए एक एक करके लिखेंगे। पहला मत है राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे।
उसके बाद कंडीशन क्या आती है, संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त हो। बात करूंगा इसमें, संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त करें। कोई भी ऐसी पार्टी जो राज्य विधानसभा के चुनाव में आती है और वह अपना नॉमिनेशन करवाती है अपने मेंबर्स का, वो चुनाव लड़ते हैं कई सारी सीटों से, विधानसभा की जितनी सीटें हैं वहां, तो उसमें उन्हें क्या कहा गया है कि कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करें और राज्य में कम से कम 2 सीटें जीतना अनिवार्य है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 50 प्रत्याशी 50 वहां विधानसभा सीटें हैं, 50 प्रत्याशी आपने मैदान में ला दिया तो वो 50 के 50 वोटिंग तो पाए हैं लेकिन वो विजेता नहीं हुए हैं और वो 6% वोटिंग भी पा गए हैं, मतदान उन्हें मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका कोई भी प्रत्याशी विजित नहीं होता है, नहीं जीतता है, अगर वह विनर नहीं बनता है तो उन्हें मान्यता दे दी जाएगी सिर्फ 6% मत पर। केवल 6% मत पर राज्य स्तरीय दल की मान्यता नहीं मिलेगी, उसके लिए कम से कम 2 सीटें जीतना अनिवार्य है। ठीक, वह कुल वैध मत का 6% मत पाए और 2 सीटें भी जीते तो वह राज्य स्तरीय दल की मान्यता उसे मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट है लोकसभा से संबंधित। लोकसभा में अब यहां लिखेंगे हम लोग क्या, राज्यसभा की सीट से संबंधित। लोकसभा में राज्यसभा की सीट, लोकसभा में 6% मत, 6% मत तथा संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, कम से कम 1 सीट जीती हो या जीता हो। देखिए, लोकसभा में जो राज्यसभा की सीट होती है, लोकसभा में जो राज्यसभा के लिए मतदान होता है उसमें कम से कम 6% वहां क्या करे, 6% मत हासिल करे और संबंधित राज्य में जहां लोकसभा का चुनाव किया जाता है, जैसे संसद का चुनाव होता है लोकसभा का, तो संसद चुन के आते हैं आपके, तो उसमें कम से कम 1 इसे संसदीय सीट जीतना अनिवार्य है उस राज्य में। अगर वह उस राज्य में 1 संसदीय सीट भी जीतता है, मतलब इसकी जमानत जब्त नहीं होती है, तो इसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए यह कंडीशन भी फॉलो करना जरूरी है कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम 1 सीट जीतता हो और राज्यसभा की सीट में 6% मत पाता हो। उसके बाद विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत पाता हो और साथ ही उस राज्य में 2 विधायक भी उसके चुन के आते हैं। तो ये कंडीशन थी किसके लिए, राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे, 2 पॉइंट और हैं इसके, लिखेंगे दल ने राज्य की विधानसभा में, दल ने राज्य की विधानसभा में कुल के, ऐसे करके लिखिए, विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो, जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो। देखिए, राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का मतलब कुल जितनी सीट है उस सीट का 3% अथवा 3 सीट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो अगर वह प्राप्त करता है तो उसे मान्यता दे दी जाएगी। अब बात करेंगे इसके लास्ट पॉइंट की। यदि वह राज्य में लोकसभा के लिए, यदि वह
राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में, क्या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8%, कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करे। और ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन पहले नहीं थी, पहले सिर्फ यही कंडीशन फॉलो की जाती थी, लेकिन ये जो है इसे हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। और ये जोड़ा कब गया था, 2011 में। ठीक, ये कंडीशन लास्ट वाली कि लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करे। 8% मत प्राप्त करने का जो कंडीशन है ये 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि मान्यता प्राप्त केंद्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट है, आज आप लोगों की समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, वो देखिए, मान्यता प्राप्त पार्टी का मतलब यह है, मैं जिन जिन पार्टियों का नाम लिखूंगा उसके साथ ईयर भी लिखूंगा। ईयर का मतलब यह नहीं है कि इस साल इस पार्टी का गठन हुआ था, मैं वो टाइम पीरियड लिखूंगा जब इसे मान्यता मिली थी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे बीएसपी। बहुजन समाजवादी पार्टी, और यह जुड़ा कब, 1984 में। ठीक, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। ठीक है, पहले पार्टियों का नाम लिख देते हैं, फिर सब एक साथ लिख देंगे। फिर आती है हमारी बीजेपी। बीजेपी के बाद आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, उसके बाद आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी है, मार्क्सवादी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस। और अंतिम पार्टी हमारी कौन सी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक, कुल 7 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें केंद्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त की गई है। अब क्या करेंगे, इनका टाइम पीरियड लिखेंगे। 1984 में ये जुड़ी और बीजेपी जुड़ी थी 1980। ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब जुड़ी थी, तो 1925। ठीक, 1925। और भारतीय मार्क्सवादी जो है आपकी वो है पार्टी है, इसे कब जोड़ा गया था, तो 1964। ठीक, उसके बाद बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अलग अलग हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसे जोड़ा गया कब, 1985 में। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस, यह कब जुड़ा, 1999 में। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यह जोड़ा गया कब, 1998 में। अब इनका चुनाव चिन्ह भी देख लेते हैं। बीजेपी का
कमल का फूल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया बाली, हंसिया और बाली। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का कौन सा है? हथौड़ा, हंसिया एवं तारा, हथौड़ा, हंसिया, तारा। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हाथ का पंजा, हाथ का पंजा। और ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वह घड़ी है, ठीक। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का फूल एवं घास, फूल एवं घास, ठीक है। तो इतनी सारी पार्टियां हैं हमारी जिन्हें किसकी संज्ञा दी है? मान्यता प्राप्त केंद्रीय पार्टियां। मैं ऊपर लिख देता हूं। टोटल 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। ये हमारी क्या है? मान्यता प्राप्त केंद्रीय पार्टियां। मान्यता प्राप्त केंद्रीय पार्टियां, ठीक। ये क्या है? इनका क्रम है और ये पार्टी का नाम है। ये कब जुड़ी है वो टाइम है। ये वह टाइम पीरियड नहीं है कि जब इनका गठन किया गया था। गठन फाउंडेशन का टाइम नहीं है ये टाइम है मान्यता प्राप्त करने वाला टाइम, और ये है इनका चुनाव चिन्ह। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो बढ़िया लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई साथ साथ करते रहिए।